हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद हम यूट्यूब के ऊपर अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बीच में क्लासेस का काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो क्लासेस हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाते। तो अब डेली जो है आपको अभी से हम साइकोलॉजी की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास अराउंड 2 मंथ यहाँ पे बचे हैं आपके एच पी टेट्स के लिए। एंड आपके एग्ज़ाम जो है नवंबर से शुरू हो जाएंगे। डेट शीट आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो हम सबसे पहले आपके पास जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज तक आपके पास एग्जाम्स में आए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से रिगार्डिंग, उन सबको यहाँ पे आपके पास स्टडी करेंगे। एंड उनको स्टडी करने के बाद आपके पास प्रॉपरली हर एक जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सारे के सारे जो स्टेप हैं वन बाई वन करके आपके पास आएंगे। तो आज जो है हम आपके पास साइकोलॉजी की क्लास नंबर 1 आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपके पास प्रीवियस ईयर में आए जो आपके पास नॉन मेडिकल का पेपर था, जो उसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस भी करेंगे। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपको पता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसे आप पेडागोजी करके रिप्रेजेंट करते हो, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन मोटिव क्या है आपके पास। जो टीचर है स्टूडेंट है उनके रिलेशन को अच्छा बनाना, एंड उनके रिलेशन के साथ साथ जो करिकुलम हो गया, एंड बच्चों को एक प्रॉपर नॉलेज यानी उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उनको अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे अगर पूछा गया है कि कौन सा सही ऑप्शन नहीं है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट है आपके पास टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सही है ना। असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, मैंने अभी बात कही करिकुलम की। टू एनालाइज द रिलेशन ऑफ ए पर्सन विद अदर मेंबर्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे गलत ही पूछ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास क्या होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज ऑफ ए स्टूडेंट आर 8 8, तो दोनों बराबर है। जब आप मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज करेंगे कट जाएगा, 1 आएगा, इस टू 100 करेंगे तो 100 बनेगा। 100 मीन्स आपके पास वो एक एवरेज लेवल है। क्लियर। 90 से लेकर 110 तक आपके पास एवरेज होता है। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग इज, लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एसेंशियल टर्म कौन सी है। जैसे ऑप्शन है इमिटेशन, क्या याद करना, इमोशन, स्ट्रेस या मोटिवेशन। तो आपको पता होगा मोटिवेशन से पर्सन कुछ भी कर सकता है, तो एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग इज मोटिवेशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डैश इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है न्यू आइडिया को क्रिएट करना, यानी जो आपने क्रिएट किया हो, किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना है, आपके द्वारा क्रिएट किया गया नया आइडिया ही क्रिएटिविटी कहलाता है। क्रिएटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आपके जो थिंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और उसके अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो बी सी एंड डी जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो यहाँ पे जो ए है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपके पास काउज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो हमारा जो साइकोलॉजी का चैनल है उसमें हमने इन सभी मेथड्स को डिटेल में स्टडी किया है। आप अगर चैनल में जाएंगे वी आर अकेडमी की, तो वहाँ पे आपको सभी चैनल दिख जाएंगे। उसमें हम उस सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन जो स्टार्टिंग के कुछ सेशंस हमने अपलोड किए थे उसमें ये ऑब्जर्वेशनल मेथड, क्लिनिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड डिटेल में है। जिसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है उसमें हम बेसिकली ऑब्जर्वेशन के मेथड से स्टडी करते हैं। क्लिनिकल एक केस स्टडी का ही पार्ट है, क्योंकि केस स्टडी को ही यूज किया जाता है क्लिनिकल मेथड्स में। फॉर एग्जांपल किसी को अगर गाइड करना है प्रॉपर वे में। क्लियर। केस स्टडी एक डेप्थ स्टडी होती है, वहीं पे एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम स्टडी करते हैं आपके पास काउज इफेक्ट रिलेशनशिप को विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। unusual repetition behavior and or a tendency to engage in a restricted range of a activity are the symptom of ये autism के symptom होते हैं पास। क्लियर। नेक्स्ट है when the conscious mind of a person is focused on some object या activity is called, यानी जब भी आप किसी आपका जो कॉन्शियस माइंड है चेतन मन एक्टिव हो आप, जब वो फोकस करता है किसी भी टर्म के ऊपर, उसको क्या कहोगे, उसको हम आपके पास कहते हैं अटेंशन। क्या कहोगे आप उसको, उसको हम क्या कहेंगे आपके पास, अटेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। देखिए, सोशल इमोशनल क्लाइमेट करेगा, हाँ जी करेगा, क्योंकि आपका इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोविजन ऑफ या प्रिवेंशन ऑफ फीडबैक,
यानी जो फीडबैक है उसका प्रावधान होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट है वो उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। एंड एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्निंग लर्नर्स, ये भी आपके पास उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लेकिन आप इसको अगर देखें तो आप इसमें रिजेक्शंस मेथड के थ्रू मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ओके, कैसे देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्या नेचुरल प्रोसेस होती नहीं, ये तो स्टेटमेंट टोटली ही गलत हो जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। तो आपको बहुत से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे जहाँ पे बॉडी की ग्रोथ नहीं हुई थी। जैसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो कि व्हील चेयर के ऊपर सारी उम्र रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की। यानी डेवलपमेंट हो सकती है अगर आपकी फिजिकल ग्रोथ भी ना हुई हो प्रॉपरली। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, कभी भी नहीं रुकती है। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो बी ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो सोशो कल्चर थ्योरी के बेसिस के ऊपर है, तो सिर्फ एक ही साइंटिस्ट है जो इससे रिगार्डिंग है, ये साइकोलॉजिस्ट है वाइगॉस्काई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट। देखिए, थॉरेनडाइक ने भी लॉ ऑफ इफेक्ट में एंड उसमें डायरेक्टली कहा था कि रीइंफोर्समेंट जरूरी है। पीएफ स्किनर ने तो ऑलरेडी रीइंफोर्समेंट के ऊपर बात कही थी। हर्ल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये डायरेक्टली रीइंफोर्समेंट के ही बेसिस के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है आपके पास कि एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग है जो कि विदाउट रीइंफोर्समेंट रिप्रेजेंट की गई है, वो आपके पास पेवलॉव की है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके पास, कोश ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। बेसिकली कुछ पजल्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो एक तो इंडिविजुअल टेस्ट है और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है आपके पास, ठीक है। कैसा टेस्ट होता है ये, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो बच्चा जो है कितनी मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस से आपके पास गुजरता है, 3 लेवल और 6 स्टेजेस होती है उसमें। अकॉर्डिंग टू प्याजे, इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगन टू एक्वायर वोकेबलरी। तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है अपनी वोकेबलरी को डेवलप करना जो है वो शुरू कर देता है। Who's said psychology is the scientific study of activities of the individual in relation to the environment. Right answer is Woodworth. Statement है आपके पास वुडवर्थ जी के द्वारा जो है आपके पास दी गई है। Who developed the primary mental ability theory, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, दोनों की दोनों एक ही पर्सन के द्वारा दी गई है, एल एल रस्टन। डिसग्राफिया किसके द्वारा आता है आपके पास, यानी डिसऑर्डर है तो राइटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। रीडिंग के लिए डिसलेक्सिया और अर्थमेटिक डिसऑर्डर के लिए डिसकैलकुलिया। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। तो कॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस, प्री कॉन्सियसनेस, ये तीनों उन्होंने रिप्रेजेंट किए थे। सुपर कॉन्सियसनेस कोई भी टर्म आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है। मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू वार्ड। कोई भी मोटिवेटेड बिहेवियर होता है वो हमेशा गोल डायरेक्टिंग बिहेवियर होता है। कैसा होता है आपके पास, गोल डायरेक्टिंग बिहेवियर। इन सम केसेस a child show less mental ability as compared to their parents and vice versa. This rule of heredity is known as, उसको कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चा जो है उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस शो नहीं कर पाता, नहीं एक एवरेज हो जाता है वो, उसको कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, हेरिडिटी के बेसिस के ऊपर है। नेक्स्ट है आपके पास, स्टूडेंट ऑलवेज गेट 2 टॉफी आफ्टर राइटिंग 10 लाइन्स। जब बच्चा 10 लाइन लिखेगा तभी उसको 2 टॉफियां मिलेगी। एक तो फिक्स है ना, एक टर्म फिक्स है आपके पास, तो कॉन्टिन्यूस वाला भी नहीं चलेगा ये और पार्शियल वाला भी नहीं चलेगा। फिक्स इंटरवल होगा या फिक्स रेशियो होगा। इंटरवल बेसिकली ईयर, एक ऐसी टर्म जो फिक्स ना हो, ठीक है, यानी एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद होता है। ये रेशियो बेस्ड है, ठीक है। 2 और 10 की रेशियोज में आपके पास चलें, 1:5 की रेशियो में है, तो फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्ट्रक्चरलिज्म, जो आपके पास विलियम वुंड थे उनके द्वारा आपके पास ये कहा गया था, ठीक है। प्रिसेप्शन मेथड उन्होंने आपके पास दिया था। हु प्रपोज सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्फ्रेड बंडूरा। सिंपल सा क्वेश्चन है। हु प्रपोज्ड
मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थॉरनडाइक। आर्किटेक्ट architect is found to exhibit which of the following type of intelligence? स्पेटियल इंटेलिजेंस होती है, हॉगवर्ड गार्डन की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से आपके पास लिया गया है। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट बिल, वो उनको प्रमोट, लर्निंग को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। ये इजी वाले क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन, पॉजिटिव ट्रांसफर की बात कर रहा है, तो वो तभी होगा जब आपके पास कोई भी टास्क सिमिलर होता है। अपोजिट टास्क में नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर होती है और एक्टिविटी बेस्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्लियर? तो ए जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। तो मोटिवेशन इज इंटरनल, गलत, क्योंकि वो एक्सटर्नल भी होता है, कंबाइन फैक्टर होता है इसका। मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपके पास जो सी है वो इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ अ चाइल्ड डेलिक्वेंसी, बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं हो सकता है? इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी बाल अपराध का कारण होता है आपके पास, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स भी होता है, नेग्लेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ये भी होता है, लेकिन आपके पास बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन ये नहीं होता है आपके पास। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। इफ अ चाइल्ड मिसबिहेव इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड, टीचर को उसको काउंसलिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए टीचर की? उसको काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर वे में जो है अपने उन चीज़ों को ठीक कर सके। क्लियर? तो आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो आपके पास और भी पेपर हैं उनको नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके, जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर आपके पास आए हैं उनको हम आपके पास यहाँ पे स्टडी करेंगे। कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उन टॉपिक्स को आपके पास नेक्स्ट क्लास में जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।